सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज इकोनॉमिक की 5th क्लास है जिसमें हम बजट और टैक्सेशन कर रहे थे जिसमें हमने टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में बात करी थी। तो आज उसी के आगे से कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम जिसमें हमने देखा था कैपिटल इनकम, पूंजीगत आय और रिवेन्यू इनकम, राजस्व आय। तो आज हम रिवेन्यू इनकम की बात करेंगे। अगर आपको कैपिटल इनकम के बारे में जानना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसकी प्रीवियस क्लास देख कर आएँ। तो हम रिवेन्यू इनकम की बात करते हैं। तो रिवेन्यू इनकम इज़ डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी। रिवेन्यू इनकम 2 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व, और दूसरा है टैक्स रेवेन्यू जिसको कहते हैं राजस्व कर। तो बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व की। नॉन टैक्स रेवेन्यू वह होता है जिसमें सरकार को टैक्स के अलावा किसी अदर सोर्स से रेवेन्यू प्राप्त होता है, उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं फीस, फाइन, इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो सबको एक एक करके देखते हैं। फीस मतलब शुल्क। जब सरकार को कोई सर्विस प्रोवाइड करने पर उसको पेमेंट के तौर पर पैसे मिलते हैं तो उसे फीस कहते हैं। और दूसरा फाइन की बात करें, फाइन मतलब कि जुर्माना, मतलब कि गवर्नमेंट के बनाए रूल्स को फॉलो नहीं करने पर जब जुर्माना लगाया जाता है तो वो जुर्माना भी एक रेवेन्यू की तरह सरकार के पास आता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। जब सरकार किसी राज्य को या फिर किसी यूनियन टेरिटरी को एज अ लोन प्रोवाइड करती है तो उस लोन पर जो ब्याज आता है वो भी सरकार के लिए एक रेवेन्यू की तरह होता है। लास्ट है पब्लिक इंटरप्राइजेस। सरकार के जो भी ऐसे कंपनी होते हैं जैसे कि रेलवेज, PSUs लाइक ONGC, NTPC, नेचुरल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इनमें जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो भी सरकार के खजाने में ही शामिल होता है। इस तरह से टैक्स के अलावा जो भी इनकम जनरेट होती है उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। टैक्स मतलब कर। टैक्स सरकार के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम होता है जो सरकार के खजाने का प्राथमिक स्रोत होता है। टैक्स किसी वस्तु या फिर सर्विस पर लगाए गए एक्स्ट्रा चार्ज को टैक्स कहते हैं जो हमें गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। दी गई सर्विस को यूज़ करने के बदले में हम जो पैसे पे करते हैं उसे टैक्स कहते हैं। टैक्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर, एक इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। दोनों ही सरकार के लिए सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। अब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह होता है जो हमें स्वयं पे करना होता है। माना हमारा सोर्स ऑफ इनकम 10 लाख है और वह टैक्स स्लैब के अंदर आता है तो उस पर जो भी टैक्स अप्लाई होता है, जितने भी परसेंटेज ऑफ टैक्स अप्लाई होते हैं वो सारे हमें उस इनकम में से माइनस करके पे करना होता है। इसका बर्डन हम किसी और पर नहीं टाल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो इसके अंतर्गत इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम, वेल्थ टैक्स, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर और भू राजस्व कर, ये सभी डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह गैर हस्तांतरित टैक्स होता है, इसके लिए हम किसी और पर निर्भर नहीं हो सकते। इट इज़ नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्स। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रत्यक्ष कर को एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होता है। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत बहुत सारे टैक्सेस आते हैं जैसे कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी और गिफ्ट टैक्स। तो 1 बाय 1 हम सबको देखते हैं। तो पहला है आपका इनकम टैक्स, आयकर। इनकम टैक्स वह टैक्स होता है जो लोगों की इनकम पर, लोगों की आय पर लगाया जाता है। इसमें सैलरी, वेजेस, कमीशन या फिर रेंट, इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है जिस पर टैक्स लगाया जा सके। भारत में पहला आयकर अधिनियम 1860 में पेश किया गया था जो स्वतंत्रता आंदोलन के कारण जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था, जिसे 1873 में समाप्त कर दिया गया और बाद में 1885-86 के दौरान फिर से शुरू किया गया। इसी वजह से भारत में आयकर का इतिहास 3 अलग अलग अवधियों में विभाजित है। मतलब कि 1860 में पेश किया गया, फिर 1873 में इसे हटा दिया गया और फिर से 1885-86 के दौरान फिर से इसे स्टार्ट किया गया।
यहाँ पर मैंने आपको टैक्स स्लैब प्रोवाइड किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स पर लगाए गए जितने भी टैक्सेस हैं, जैसे कि 2.5 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं होता, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% का टैक्स होता है, और 5 से 7.5 के बीच में 10% का टैक्स होता है, और 7.5 से 10 लाख के बीच में 15% का टैक्स होता है, और 10 लाख से 12.5 लाख पर 20% का टैक्स होता है, और 12.5 से 15 के बीच में 25% का टैक्स होता है, और उससे ज़्यादा 15 लाख से ज़्यादा पर 30% का टैक्स होता है। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया। देखिए, माना कि सैलरी कितनी है, 10 लाख रुपए, और उस सैलरी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे 2.5 लाख में। तो हमें पता है कि शुरू के 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगना है, तो वो तो फ्री हो गया। और नेक्स्ट 2.5 लाख, मतलब कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% का टैक्स लगेगा, और 5 से 7.5 के बीच में 10% का, और नेक्स्ट 2.5 मतलब कि 7.5 से 10 के बीच में 15% का टैक्स लगेगा। तो 2.5 लाख के 5% का टैक्स होता है 12,500, और नेक्स्ट 2.5 लाख पे 10% का होता है 25,000, और नेक्स्ट 2.5 लाख पे 15% होता है 37,500। अब हम इन तीनों को सम करते हैं तो हमारा टैक्स बनता है 75,000। तो 10 लाख पर कितना टैक्स भरना होगा? 75,000। नेक्स्ट है कॉरपोरेशन टैक्स, जिसे कॉरपोरेट टैक्स के रूप में जाना जाता है। यह टैक्स किसी भी बिजनेस या फिर किसी भी कंपनी के इनकम या प्रॉफिट पर लगाए जाने वाला डायरेक्ट टैक्स है। कॉरपोरेट टैक्स आयकर अधिनियम 1961 के तहत एक विशिष्ट प्रकार का टैक्स है जो विशिष्ट दर पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है गिफ्ट टैक्स, उपहार कर। यह कर उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जो गिफ्ट के तौर पर संपत्ति या फिर धन अर्जित करता है। गिफ्ट टैक्स यह एक प्रकार का हस्तांतरण कर होता है that is imposed when someone gives something of value to someone else, जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर कुछ रुपए, पैसे या फिर संपत्ति देता है। गिफ्ट टैक्स में कुछ छूट भी हैं, जैसे कि अगर कोई 50,000 रुपये तक का गिफ्ट अर्जित करता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन जब वही वैल्यू 50,000 से बढ़कर ज़्यादा हो जाती है तब उस पर टैक्स लगाया जाता है। और दूसरा है शादी में प्राप्त गिफ्ट पर भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। और तीसरी चीज़ है कि जो गिफ्ट आपको अपने रिलेटिव से प्राप्त होते हैं उन पर भी टैक्स नहीं लगाया जाता। माना कि आपके भाई ने आपको एक 10 लाख की कार एज अ गिफ्ट दे दी, तो उस कार पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट ड्यूटी, जिसे इनहेरिटेंस टैक्स कहा जाता है। यह टैक्स उन पर लगाया जाता है जो व्यक्ति अपने बाप दादा से लार्ज अमाउंट में प्रॉपर्टी प्राप्त करते हैं। मतलब कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी जो भी प्रॉपर्टी, जो भी जायदाद है, उसका वारिस उसकी अगली पीढ़ी होती है, और उसी की प्रॉपर्टी पर जो टैक्स लगाए जाते हैं उसे स्टेट ड्यूटी कहा जाता है। ये टैक्स 5% से 40% के बीच का हो सकता है। नेक्स्ट है वेल्थ टैक्स, पूंजी कर। यह कर किसी व्यक्ति विशेष पर लगाया जाता है जिसकी संपत्ति बहुत लार्ज अमाउंट में है, जिसे पूंजी कर या इक्विटी कर भी कहा जाता है। इस टैक्स में उस व्यक्ति की पूरी पूंजी का मूल्य शामिल होता है। इसमें उस व्यक्ति की चल अचल संपत्ति, बीमा, पेंशन आदि शामिल होते हैं। वेल्थ टैक्स को 1957 में पेश किया गया था और व्यक्ति के धन पर लगाया गया था, लेकिन 2015 में अरुण जेटली ने इसे समाप्त कर दिया था। अब हम बजट की स्थितियों के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर 3 सिचुएशन ऑफ बजट। तो पहला है सरप्लस बजट, नेक्स्ट होता है बैलेंस्ड बजट, और लास्ट होता है डिफिसिट बजट। तो अभी हम सरप्लस बजट पढ़ते हैं, जिसे अधिशेष बजट कहते हैं। सरप्लस बजट वह होता है जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड बजट, संतुलित बजट। संतुलित बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें टोटल रेवेन्यू, मतलब कि कुल राजस्व व खर्चा, एक्सपेंडिचर एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब कि इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। लास्ट है डिफिसिट बजट, जिसे घाटा बजट कहते हैं। डिफिसिट बजट वह बजट होता है जिसमें कुल व्यय राजस्व से अधिक होता है, और डिफिसिट बजट किसी भी देश की फिनेंशियल हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। इसमें इनकम लेस देन एक्सपेंडिचर होता है।
अब हम करों की संरचना के विषय में पढ़ेंगे। देयर आर 3 स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस। पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स, जिसे बढ़ा हुआ कर कहते हैं। दूसरा है रिग्रेसिव टैक्स, जिसे प्रतिगामी टैक्स कर कहते हैं। थर्ड है प्रोपोर्शनल टैक्स, जिसे अनुपातिक कर कहते हैं। तो फर्स्ट है प्रोग्रेसिव टैक्स, बढ़ा हुआ कर। इसमें इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्सेस भी बढ़ते हैं और इनकम घटने के साथ साथ टैक्स की रेट भी घटती जाती है। A progressive tax is a tax in which the tax rate increases as the taxable base amount increases. The average tax rate is lower than the marginal tax rate. जो एवरेज टैक्स रेट होता है वह मार्जिनल टैक्स रेट से कम होता है। नेक्स्ट है रिग्रेसिव टैक्स, प्रतिगामी टैक्स। इस प्रकार के टैक्स में इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स घटता जाता है और इनकम घटने के साथ साथ टैक्सेस बढ़ते जाते हैं। इनकम और टैक्स एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से इसे रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। लास्ट है प्रोपोर्शनल टैक्स, अनुपातिक कर। यह एक प्रकार का कर है जो सभी लोगों पर सेम परसेंटेज के साथ लगाया जाता है। इसमें लो इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप दोनों शामिल होते हैं। ऐसा टैक्स जो दोनों तरह के लोगों पर लगाया जाए वह प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम कहलाता है, जिसमें टैक्स की रेट दोनों के लिए समान होती है। अब है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। अभी तक हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देखे। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स उन पर लगाया जाता है जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं। अप्रत्यक्ष कर आमतौर पर वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों से जुड़े हुए होते हैं। मतलब कि हमें जो भी गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़। मतलब कि बिक्री कर, मूल्यवर्धित कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क। जिस तरह से डायरेक्ट टैक्स नॉन ट्रांसफरेबल होता है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांसफरेबल होता है, इस टैक्स का बर्डन हम पर डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होता है। इस टैक्स को भरना हमें ही है लेकिन इनडायरेक्ट वे में। मतलब कि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर हमें पैसे पे करने होते हैं। तो आपने उस पर देखा होगा कि कुछ लिखा हुआ होता है कि ऑल टैक्सेस आर इंक्लूडेड, कि मतलब कि हमने उस पैसे में उस पेन की कॉस्ट के साथ साथ टैक्स भी पे कर दिया है। और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड अप्रत्यक्ष कर को एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स डेट इज़ जीएसटी, मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।